हो गई है, यह एक आसान और आलसी अनुमान है। रामचंद्रन ने कहा कि यह दिमाग इस्तेमाल ना करने को दिखाता है, और जब 21 दिन यह शक्ति सिर्फ किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को नहीं बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों को भी दे सकता है। तो उनका कहना है कि बिहार में जो SIR के लिए कारण दिए गए, उन्हीं कारणों को दूसरे चरण के लिए बाकी राज्यों के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया गया। और उनका है कि बिहार में SIR के लिए दिए गए कारणों को ही 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण को आयोजित करने के लिए कॉपी पेस्ट किया गया है। यह चुनाव आयोग द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने को दिखाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति और एक विशाल नौकरशाही मौजूद है। इस पर CGI ने कहा कि इन छोटी जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, हम इसे कैसे मापें। फिर CGI ने बताया कि जून में हैवलॉक में नालसा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां उन्हें पता चला कि 25,000 की आबादी में से 22 से 21,000 लोग असल में बिहार वगैरह से आए प्रवासी थे। जी। फिर CGI ने कहा कि SIR प्रक्रिया के तरीके के हिसाब से हम कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। SIR ये सालाना होने वाली चीज़ नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे 20 साल बाद कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह हमारा निष्कर्ष नहीं है, आप इसको निष्कर्ष मत समझिए, और ये सिर्फ आपसे जानने के लिए है, यह सिर्फ एक तार्किक बातचीत के लिए है। यह जस्टिस जय मल्ल्या बागची ने स्पष्ट किया कि मतलब CGI की तरफ से भी जो टिप्पणियां आ रही हैं या हमारी तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं, बेंच की तरफ से आ रही हैं, वो हमारा मत नहीं है, तो इसको आप हमारा मत मत समझ लीजिएगा। ये आपसे चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, ये एक तरीके से स्पष्ट किया राजीव जी। जी यहाँ राजू रामचंद्रन अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ सर्वोपरि संवैधानिक सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। और इसलिए जब इन्होंने अपनी बात की शुरुआत की थी तब की बात मैं कह रहा हूं, और कहा इन्होंने कि संविधान के द्वारा परिकल्पित ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जनादेश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार को सुगम बनाना है, यानी कि जो वयस्क है उसके मताधिकार को सुगम बनाइए, वो मत देने का अधिकारी हो। जो 18 साल का है उसको वोटर ID कार्ड मिले, यह आपका काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। या तो ये अपनी भूमिका को अनाधिकृत अधिकार के लिए एक सुविधादाता और सहायक के रूप में देखता है ये इलेक्शन कमीशन, अथवा जिसका अर्थ है कि नागरिकों को मतदान करने में मदद करना, या इस भूमिका को नकारात्मक रूप से देखने पर यह एक अवरोधक या संदिग्ध पुलिसकर्मी के रूप में दिखाई देता है। इसलिए आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं ये स्पष्ट हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। ये बात शुरुआत में, यानी इन्होंने साफ राजू रामचंद्रन ने साफ अपनी बात रखी कि आपकी भूमिका क्या है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अंडरलाइन कीजिए आपकी भूमिका, एकमात्र भूमिका क्या। आपका एकमात्र कर्तव्य यह है कि आप यहां के जितने भी वयस्क हैं, जितने भी 18 साल या उससे ऊपर के हैं, उनको मत देने का अधिकारी बनाइए, उनके हाथ में मतदाता कार्ड दीजिए ताकि ये वोट दे पाए। और यहां पर इसके लिए 3 कारक, पात्रता के 3 कारक की बात इन्होंने कही। पहला आयु यानी उम्र 18 साल, निवास और नागरिकता, ये तीनों हैं, और इन तीनों में से कोई भी दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो चुनाव आयोग का काम है कि उन्हें अपना मतदान करने में सक्षम बनाना होगा। साफ यहां कहा गया है, राजू रामचंद्रन ने चुनाव आयोग की क्या भूमिका है इसकी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर का आदेश बिहार में पारित पूर्व आदेश का ही विस्तार है। आपने 27 अक्टूबर को जो आपने आदेश दिया, और इन 9 राज्यों जो आप अभी बता रहे थे, इन 9 राज्यों से संबंधित विवादित आदेश को मैं अलग से देख रहा हूं महोदय मिलॉर्ड, यहां पर साफ, और उसमें भी SIR की बात, यहां SIR पर जो 9 राज्यों के लिए आपने, फिर 3 केंद्र शासित राज्यों के लिए आपने जो किया है, इसको हम देख रहे हैं। पहला पैराग्राफ बिहार आदेश के विस्तार को दर्शाता है, इसीलिए ये अन्य भागों में SIR का उद्देश्य ये देश में बिहार में चल रहे उद्देश्य की निरंतरता है। SIR यहां पर साफ कि साफ आपने वही जो कॉपी पेस्ट वाली जो आप बात कह रहे थे कि यहां पर आपने वहां से बिहार से उठाया, यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। यहां उद्देश्य गैर नागरिकों को हटाना नहीं है। ये इस प्रक्रिया को शुरू करते समय चुनाव आयोग को घोषित चिंता नहीं थी, यानी यहां पर साफ ये कहना चाहिए था कि जो गैर नागरिक है इसको हटाने की ये पहली चिंता नहीं थी, लेकिन बाद में आखिर क्यों हो गई? चूंकि ये आपका घोषित उद्देश्य नहीं, बिल्कुल नहीं था, इसलिए इस व्यक्ति के वहां होने के बारे में BLO का संदेह इस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। और रामचंद्रन बताते हैं कि वर्तमान SIR लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए निर्णय या तथ्यों से भिन्न है।
वर्तमान जो एसआईआर है, ये लाल बाबू हुसैन मामला, उस मामले से, उसके निर्णय से जो फैसला आया था 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था 1995 में, लाल बाबू हुसैन का केस, अकेले एक इंडिविजुअल जाते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम बिना बताए हुए काट दिया गया। फिर फैसला आता है, फैसला क्या आता है कि किसी का भी नाम चुनाव आयोग ऐसे नहीं काट सकता। नाम काटने से पहले उस आदमी को वो नोटिस भेजेगा, बताएगा कि आप में ये खामी आई या आपके नाम की इसने शिकायत की है, इसलिए आपका नाम हम काट रहे हैं। और इसके बाद ये मील का पत्थर बना, माइलस्टोन बना। और इससे यहां बताया जा रहा है, खासकर राजू रामचंद्रन कह रहे हैं कि अभी जो एसआईआर करवा रहे हैं वो लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसलों के खिलाफ है, उससे अलग है। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं राजू। उसके बाद राजू आगे बढ़ते हैं और अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि बीएलओ या ईआरओ के लिए किसी व्यक्ति पर संदेह करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है कि बीएलओ कैसे संदेह करे किसी पे या ईआरओ किसी पर संदेह कैसे करे। और ये एक प्रकार की ये एक प्रकार की आरक्षित शक्ति एसआईआर है जिसका उपयोग अप्रत्याशित परिस्थितियों में किया जाना, और आप वैधानिक प्रावधानों के तहत शक्तियों से बच नहीं सकते हैं। ये बातें यहां कही जा रही है। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ चल रहा है? वैधानिक प्रक्रिया, इसमें जो वैधानिकता है, उसमें जो नियम कायदे हैं, कानून की बात कर रहे हैं यहां पर रामचंद्रन की। अगर संसद में कानून बनाने की शक्ति दी है, संसद ने दी है, तो नागरिकता का यह प्रश्न नागरिकता अधिनियम के अधिकारियों की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए, न कि चुनाव आयोग, जो एक ऐसी योजना बनाता है जहां शिकायतें की जा सकती हैं, यानी जहां न केवल राज्य बल्कि एक संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल है। और इसके बाद कानून देखिए, यहां पर कानून दिखा रहे हैं रामचंद्रन बताते हैं कि वर्तमान प्रक्रिया से चुनाव आयोग को नागरिकता निलंबित करने की शक्तियां मिल जाएंगी। अगर यह होगा तो आप किसी की नागरिकता को सस्पेंड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यह तो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और इसके आगे भी उन्होंने राजू रामचंद्रन जी ने काफ़ी विस्तार से अपनी बात रखना शुरू की। और फिर उन्होंने कहा राजू रामचंद्रन ने कि भाई ये जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उनकी एक खास पवित्रता होती है, यह कोई मंत्र नहीं है कि जिसे बिना कुछ सोचे समझे दोहराया जाए। और फिर बेंच ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुखद अनुभव को याद किया। जस्टिस बागची ने कहा कि आदिवासियों महिलाओं के खिलाफ अपराध दर शून्य थी। रामचंद्रन ने कहा कि आदिवासी सभ्यता कहीं ज़्यादा सम्मानजनक है। जस्टिस बागची ने कहा कि आदिवासियों लिंगों के बीच समानता बहुत सुंदर है। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि यह कहना कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में बिहार जैसे ही ऑर्डर की कॉपी है पहले से ही उनके पास था। रामचंद्रन ने कहा कि अगर 26 तारीख से पहले पैन इंडिया का प्लान बनाया गया था तो पैन इंडिया बेसिस पर सोच समझ कर काम करना चाहिए था। 24 जून को सिर्फ एक बयान काफ़ी नहीं था, चुनाव को यह दिखाना चाहिए था कि उसने इस पर सोच विचार किया है और पूरे भारत में चुनाव कराने के लिए, मतलब ये प्रक्रिया कराने के लिए इंतजाम किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव 28 दिसंबर तक नहीं होने हैं। मेरे पास आने वाले चुनावों का एक चार्ट है। कुछ राज्य जो पहले चुनाव में जा रहे हैं वे एसआईआर में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा राज्य इस टाइट टाइम फ्रेम में है। तो जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या यह असम है जिसका एसआईआर होगा या असम होगी? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एसआईआर, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग है। रामचंद्रन एक मतलब कोई वकील उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा, तो रामचंद्रन ने कहा इस पर कि हो सकता है कि एनआरसी इस मामले में को देख रहा हो, लेकिन 9 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन कौन से 9, कौन से सिद्धांत? मैंने पहले ही दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ जैसे सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक को एसआईआर से गुजरना पड़ता है। और मेरा मकसद यह दिखाना था कि सत्ता हथियाने में और जिस तरीके से यह काम जल्दबाजी में किया गया है उसी वजह से जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत पड़ी है। यानी जिस तरीके से एसआईआर के ज़रिए सत्ता हथियाने का काम कोई दल विशेष कर रहा है, इसी वजह से इसके जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता है मिलॉर्ड। और आप इसका जुडिशियल रिव्यू कीजिए कि ये एसआईआर चुनाव आयोग करा सकता है कि नहीं करा सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, चूंकि इसके जरिए सत्ता हथियाने का खेल रचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर रामचंद्रन ये भी कहते हैं कि जब यहां आप नागरिकता पे आते हैं, बात जो कि नागरिकता आयोग की बात अलग है, और चुनाव आयोग अगर नागरिकता जांचने लगे, नागरिकता सस्पेंड करने लगे, तो चुनाव आयोग की भूमिका जांच पड़ताल करने की नहीं है। खासकर
नागरिकता जांच पड़ताल करने की नहीं है। इसलिए विवादित अधिसूचनाएं जो इस प्रकार के मताधिकार छीनने को सक्षम बना रही हैं, एसआईआर के मूल उद्देश्यों की भी पूर्ति नहीं करती हैं। जिस ढंग से आप कर रहे हैं, इसमें मताधिकार छीनने को सक्षम बनाने वाला काम आप कर रहे हैं, यानी आप लोगों के मताधिकार को छीन रहे हैं। आपके पास वो शक्ति हो सकती है, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि नहीं, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह शुरू से ही आपकी चिंता का विषय नहीं था, तो फिर बिहार में आप प्रवासी की बात कर रहे हैं कि हां बिहार में इतने प्रवासी थे, बाहर चले गए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि जब आप प्रवासी शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ केवल घरेलू नहीं होता है, यहां पर सिर्फ घरेलू नहीं होता है। रामचंद्रन ने कहा इसका अर्थ पलायन भी हो सकता है। यहां पलायन की बात कर रहे थे प्रवासी, जब यह हुआ तो जस्टिस बागची ने कहा इसका मतलब यह नहीं कि घरेलू, साफ साफ कहने का मतलब डोमेस्टिक और फॉरेनर की बात हो रही थी। यहां पर जस्टिस बागची ने कहा कि जब आप प्रवासी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ घरेलू नहीं होता है, डोमेस्टिक नहीं होता है, इसका मतलब फॉरेनर भी हो सकता है। जिस घुसपैठिए का जिक्र कर रहे हैं लोग बार बार, उस घुसपैठिए की तरफ कोशिश, इंगित करने की कोशिश हुई है। फिर रामचंद्रन कह रहे हैं कि तीव्र शहरीकरण और लगातार पलायन, क्या यह बिहार की विशिष्ट समस्या थी? क्या यह बिहार की विशिष्ट स्पेशल प्रॉब्लम यहां बिहार के थे? ये बागची कह रहे, जस्टिस बागची, प्रवासी का अर्थ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी होता है। रामचंद्रन कह रहे हैं कि यह एक अति उदार व्याख्या होगी, ये एक अति उदार व्याख्या की तरफ चल रहे हैं मिलॉर्ड। जस्टिस बागची कह रहे हैं फिर कि जिस शहर से मैं आता हूं वहां से बड़ी संख्या में आईटी पेशेवर बेहतर अवसरों के लिए दक्षिण राज्यों के लिए उड़ान भरते हैं। रामचंद्रन कह रहे हैं मेरे राज्य के पेशेवर विदेश के लिए उड़ान भरते हैं। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं जस्टिस बागची कि मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य से कई लोग जो हैं वो विशेष रूप से दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जस्टिस बागची उत्तर भारत से आते हैं और दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं। तो इस पर रामचंद्रन कह रहे हैं कि मेरे राज्य से कि जो पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो विदेश के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन मजाकिया लहजे में, मजाकिया अंदाज में उन्होंने बात कही मिलॉर्ड, यहाँ पर वो भी मजाक करने, हंसने लगे। लेकिन यहाँ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कह रहे हैं उत्तर भारत की बात करें तो बिहार से किसान मजदूरों से भरी ट्रेनें आ रही हैं, दुर्भाग्य से उनका शोषण होता है, वे वापस चले जाते हैं। कुछ पानीपत रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इन सब पर छूट जाते हैं और जो पंजाब में प्रवेश करते हैं उनकी संख्या नगण्य है। ये सारी बातें यहाँ कही जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि पलायन का जिक्र यहाँ हो रहा है और सीजीआई कर रहे हैं अमलेंदु जी। जी बिल्कुल। लेकिन रामचंद्रन कह रहे हैं कि मेरे सामने जो दृष्टिकोण रखा जा रहा है वो कुछ ज्यादा ही उदार है। अवैध प्रवासी शब्द सामाजिक राजनीतिक चर्चा में एक जाना माना प्रवासी शब्द था। अवैध प्रवासी एक वैध वर्णन है। अवैध प्रवासी का एक वैध वर्णन आप कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं रामचंद्रन। और उसके बाद सीजेआई ने स्पष्ट किया कि जो खेतिहर मजदूर कई साल पहले पंजाब आए थे वो अब उनके बच्चे वे यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं और यहीं रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बिहार और पश्चिम बंगाल में है। बहुत अच्छी बात है कि उनकी जड़ें वहां हैं, लेकिन वो पंजाब आ गए। और सीजेआई ने यह भी कहा कि दूसरा पहलू देखिए, वो पंजाब में आ रहे हैं लेकिन पंजाब के युवा हर हाल में विदेश पलायन कर रहे हैं, इसलिए वे उस खाली जगह को भर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ एक बृहत लेवल पे, एक बड़े पैमाने पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, यहां कुछ बातें हो रही, लेकिन रामचंद्रन कह रहे हैं कि विवादित आदेश, ये जो एसआईआर है, इसमें धारा 21/3 के तहत प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए किसी वैध राज्य उद्देश्य से संबंधित कोई प्रासंगिक कारण नहीं बताया गया है कि आपने इसको कैसे उचित ठहराया है। रामचंद्रन कह रहे हैं कि हमें आनुपातिकता के संवैधानिक परीक्षण लागू करने होंगे। आर्टिकल धारा 21(3) निसंदेह एसआईआर लागू करने की शक्ति देता है और यह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में हो सकता है। ये जो 3 है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र या किसी भाग में हो सकता है। रामचंद्रन ने यहां पर फिर कहा कि पीठ ने पूछा कि क्या कोई का अर्थ सभी हो सकता है, रामचंद्रन से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि इसका अर्थ एक से ज्यादा है।
कई शब्द का अर्थ संभवतः एक पूरा राज्य भी हो सकता है। मैं उस हद तक जाता हूं। चलिए उस हद तक चले गए। रामचंद्रन ने से फिर पीठ ने, यहां बेंच ने यह पूछा कि क्या कोई का अर्थ यह सब हो सकता है? तो यहां एक राज्य की बात चल रही है, एक राज्य से ज्यादा आगे बढ़ने की हम बात करते हैं। ये बातें यहां पर रखी जा रही है रामचंद्रन की तरफ से और बहुत गंभीर चर्चा यहां पे हो रही है। इस चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी कि इसकी संवैधानिकता की बात हो रही है और वही 9 राज्य और उसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये जो है राज्य, ये सब छोटे राज्य हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब की बात, और यहां पर फिर तीव्र शहरीकरण की बात हो रही है, लगातार पलायन की बात हो रही है, न केवल केरल में बल्कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक नियमित विशेषता बन गई है पलायन। ये एक सतही और आलसी धारणा है। ये सारी बातें हुई हैं, आपने भी बताया है। तो ये सारी चीजें यहां चल रही हैं जिसमें 21 का जिक्र बार बार आ रहा है अमलेंदु जी। लेकिन आगे क्या कुछ हो रहा है जरा ये बताइए। इसमें राजीव जी आगे ये कि राजू रामचंद्रन जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो चुनाव आयोग है इसको अखिल भारतीय स्तर पर एसआईआर कराने के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी चाहिए थी और जो 24 जून को दिया गया इनका बयान है ये पर्याप्त नहीं है। चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए कि उसने इस पर विचार किया था और अखिल भारतीय स्तर पर इसके मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। अब जो एक संवैधानिक प्रश्न उठाया राजू रामचंद्रन जी ने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए राजीव जी, तो उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की कार्रवाइयाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। अभी तक जो चुनाव की तरफ से तक दिया जाता है कि 324 के अधीन उसको शक्तियां प्राप्त हैं, तो उस 324 के अधीन भी जो शक्तियां प्राप्त हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 324 में है, ये राजू रामचंद्रन ने कहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है। एक उच्च पदाधिकारी को प्राप्त विवेकाधिकार का उचित उपयोग करने का उचित भरोसा किया जा सकता है, ना कि दुरुपयोग का। यानी आप विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगे, वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर कहा। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के पास अधिनियम को रद्द करने की शक्ति है जी। ये आखिर में उन्होंने अपनी बात कही, कंक्लूड की है यहां पर। लेकिन उससे पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रक्रियात्मक तौर पर जो प्रोसीजर है उसके एवज में उनके तौर तरीकों के संदर्भ में हम कोई प्रक्रिया सुझा नहीं रहे हैं। यहां पर कोई प्रोसीजर हम सुझा नहीं रहे हैं। एसआईआर कोई वार्षिक आयोजन नहीं है। आइए याद रखिए आप कि ये 20 साल के बाद हम करा रहे हैं, 20 साल बाद हो रहा है। इस पर जस्टिस बागची ने भी कहा कि आपसे की गई पूछताछ हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, ये केवल आपसे उत्तर प्राप्त करने के लिए है, ये केवल संवाद के लिए है, आपसी डायलॉग के लिए है। रामचंद्रन ने कहा कि कारणों को दर्ज करने की एक विशेष पवित्रता होती है, ये कोई यंत्रवत दोहराया जाने वाला मंत्र नहीं है। इसके बाद पीठ ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुखद अनुभव को याद किया कि हाँ वो बहुत बढ़िया, ये लोग दोनों रहे होंगे वहाँ। जस्टिस बागची ने कहा कि आदिवासियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर 0 थी वहाँ पर पहले, और रामचंद्रन कह रहे हैं आदिवासी सभ्यता कहीं अधिक सम्मानजनक है। फिर बागची कह रहे हैं कि जस्टिस बागची की आदिवासियों में लैंगिक समानता सुंदर है, वहाँ पे दोनों के बीच जो लैंगिक समानता है। और उसके बाद फिर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बिहार के आदेश की हूबहू नकल है, ये तो पहले से ही उनके यहाँ लागू था। फिर रामचंद्रन ये भी कह रहे हैं कि अगर अखिल भारतीय संविधान की अवधारणा 26वें संशोधन से पहले बनाई गई थी तो अखिल भारतीय आधार पर इस पर गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए और किया गया होगा भी शायद, यहां पर कह रहे हैं। तो ये मामला जो है उस हिसाब से ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। और पलायन से लेकर तमाम मसलों पे यहां चर्चा हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिद्धांतों की बात, छत्तीसगढ़ की बात आप कह ही रहे थे, छत्तीसगढ़ की बात आई है, तमिलनाडु इन सब की बात आई है। और उसके बाद फिर ये कहा गया है कि 9 एक बड़ी संख्या है, लेकिन कौन सा 9, किन सिद्धांतों पर? मैंने पहले ही ये साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ जैसे सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक को न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा। और उसके बाद रामचंद्रन कह रहे हैं कि मेरा प्रयास ये दर्शाना रहा है कि सत्ता हथियाने और इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में इस तरह पूरा करने के कारण ही न्यायिक समीक्षा
की आवश्यकता पड़ती है। और रामचंद्रन यहाँ कंक्लूड करते हैं और इसके बाद ये बेंच जो है वो उठ जाती है और अगले मंगलवार को सुनवाई जारी रखने का आदेश करते हुए नेक्स्ट मंगलवार मीन्स मंगलवार तारीख 16 तारीख जी, मंगलवार 16 तारीख। तो अब फिर तारीख पे तारीख और तारीख है 16 तारीख तक के लिए ये कार्यवाही का ये जो दलीलें जो देंगे, सुनवाई होगी, वो आगे बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट SIR पर एक इम्पॉर्टेंट चर्चा, और इस चर्चा में दो जो बेंच के जो 2 सदस्य हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सुन रही है। राजू रामचंद्रन ने अपनी बात रखना शुरुआत की और अभी इधर से ही जो याचिकाकर्ता हैं उन लोगों की तरफ से ही अभी वकील जो हैं अपनी बात रख रहे हैं और इसकी संवैधानिकता पे ही बात चल रही है। अमलेंदु जी, बार बार इसकी संवैधानिकता पे बात चल रही है कि आखिर संवैधानिक तौर पे ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप देखें तो SIR पर जो सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात कि जस्टिस बागची को भी यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ा कि नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है, इसीलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं। इससे किसी तथ्य पर, किसी निर्णय पर, किसी फैसले पर आप मत जाइएगा, ये यहाँ कहना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ समझ में आ रही है अमलेंदु जी की कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत वो चुनाव आयोग को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। हाँ, काफी ज्यादा डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जो पिछली सुनवाई थी परसों वाली राजीव जी, उसमें तो उन्होंने बड़ी फटकार भी लगा दी थी चुनाव आयोग को, जब तमिलनाडु के वकील ने कहा कि सब आदिवासियों के वोट जो है वो नहीं पढ़ पा रहे, 57 लाख जो है वो पहाड़ियों के पार रहते हैं, उन तक नहीं पहुँचा है। तो इस पर जब कहा चुनाव आयोग ने कि 99% अगर फॉर्म वापस आ गए तब इम्यूनिशन फॉर्म, इस पर बड़ी सख्त फटकार लगाई। उनका कि हर समय यही रटाया जवाब लेकर मत आया करो, 99% वहाँ जाकर काम करो। लेकिन आज भी जिस तरीके से प्रवासियों के मसले पर जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव का बचाव करने का ही एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है कि भाई आप तर्क दे रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आ गए लेकिन जड़ें उनकी बिहार में हैं जी, पंजाब में जो आ गए हैं। फिर आप बता रहे हैं कि लेकिन पंजाब के लोग जो विदेश चले गए, तो जो विदेश चले गए क्या उनकी जड़ें यहाँ नहीं है? ये मसला भी तो उठ रहा है कि पंजाब से या तमिलनाडु से बहुत से लोग विदेश चले गए हैं, केरल से खास तौर से विदेश में हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आ जाइए, उसको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या संकट है? 45 लाख लोग जो है वहाँ से बताया गया कि केरल से जो है मध्य पूर्व के देशों में, खाड़ी देशों में जो गए हैं, तो किस तरीके से आएंगे? तो ये मसला भी उठ रहा है। तो ये इतने जल्दी होने का नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, वो बचाव करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर अब सुनवाई जो है वो टल गई है, टली नहीं है, सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। ये सुनवाई जारी रहेगी नेक्स्ट मंगलवार, यानी तारीख जो है वो 16 तारीख को दिन में सुनवाई होगी। राजू रामचंद्रन अपनी बात रख रहे हैं, रामचंद्रन राजू, और यहाँ विपक्ष की तरफ से ही जो 11 याचिकाएं लगाई गई, अलग अलग राज्यों की भी याचिका बाद में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी गई है कि SIR गैर कानूनी है, SIR गैर संवैधानिक है, कानूनी पहलू को टटोलने की कोशिश हो रही है, और अब अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट से अलग निकलिए तो संसद जो उससे भी सुप्रीम है, वहां पर आज इसी SIR पर बहस चल रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं उधर भी, लेकिन उधर सांसदों की तरफ से, और राज्यसभा में वहां बहस चल रही है, बहुत ही गंभीर बहस चल रही है राज्यसभा में इसी SIR, इसी चुनाव सुधार पे। तो बहुत कुछ है उधर से भी, राज्यसभा से भी खासकर, और यानी संसद से, और बहुत कुछ इधर। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग चुनाव आयोग से एक खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग ने यूपी में समय सीमा बढ़ा दी है, और यूपी समेत 6 राज्यों की जो समय सीमा है चुनाव आयोग ने, और अब देखते हैं कितने दिनों की समय सीमा बढ़ाई है, चाहे वो 1 सप्ताह की हो या और हो, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पे SIR की समय सीमा बताया जा रहा है कि बढ़ा दी गई है यूपी समेत 6 राज्यों की, ये खबर आ रही है। तो चलिए जैसे ही नए अपडेट्स आते हैं वो भी हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन बात वही है कि आखिर
क्यों बार बार चुनाव आयोग घिर रहा है, क्यों बार बार चुनाव आयोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं मुंह की खाते हुए नजर आता है। और चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि संसद में भी इसको लेकर बहस चल रही है। तो बहुत कुछ खबरें आएंगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। शाम 7 बजे मुलाकात होगी न्यूज पॉइंट में। तब तक मुझे दीजिए और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।